ये वीडियो क्लास 11th रासायनिक साम्यावस्था का अगला पार्ट है, मतलब पार्ट नंबर 4। तो पिछले वीडियो में हम लोग केपी तथा केसी में संबंध पढ़ चुके थे और उसके बेस पर हम केसी अगर दिया है तो केपी कैलकुलेट करना और केपी दिया हो तो केसी कैलकुलेट करना सीख चुके थे। अब हमारा अगला टॉपिक होगा विषमांग साम्यावस्था। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इसमें जो भी अभिकारक और उत्पाद होंगे उनकी अवस्था अलग अलग होगी। अलग अलग होने का मतलब अगर कोई लिक्विड है तो कोई वाष्प हो सकता है, या वाष्प है तो वाष्प और सॉलिड, मतलब दो विभिन्न अवस्थाएं होंगी। उसमें हम साम्यावस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हमारी अगली हेडिंग होगी विषमांग साम्यावस्था। एक से अधिक प्रावस्था वाले निकाय में स्थापित साम्यावस्था को विषमांग साम्यावस्था कहते हैं। क्या मतलब, अगर प्रावस्था मतलब स्टेट अवस्था अगर किसी मतलब कि एक से अधिक अवस्था किसी भी समीकरण के अंदर दिखाई दे रही है तो उसमें जब हम साम्यावस्था का अध्ययन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, विषमांग साम्यावस्था। इस उदाहरण, एक बंद पात्र में जलवाष्प तथा जल द्रव के बीच स्थापित साम्यावस्था विषमांग साम्यावस्था है। जैसे H2O लिक्विड है, अगर आप इसको हीट करेंगे तो वाष्प बनेगा, तो लिक्विड से वाष्प में बदलना ये कहलाता है वाष्पन, और वाष्प से लिक्विड में बदलना ये कहता है संघनन। तो अगर किसी बर्तन में कोई जल ही मान लेते हैं, वाटर है, तो इसको रख करके अगर हम गर्म करें तो ये वाष्प में कन्वर्ट होगा और वाष्प ठंडा होकर के ऊपर किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। अगर इन दोनों मतलब कि जल से लिक्विड से गैस में बदलने की दर और गैस से फिर लिक्विड में बदलने की दर दोनों सेम हो जाए तो इसी अवस्था को क्या कहते हैं, साम्यावस्था। और चूंकि अवस्था अलग अलग है इसलिए क्या कहलाएगा, विषमांग साम्यावस्था। ठीक है। विषमांग साम्यावस्था में अधिकतर शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव भाग लेते हैं। शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव का मोलर सांद्रण उनकी मात्रा पर निर्भर नहीं होता है बल्कि स्थिर होता है। अगर कोई भी द्रव या ठोस शुद्ध होता है तो उसकी मोलरता फिक्स होती है और उसको हम 1 मान के चलते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड है और CO2 भी क्या है, CO2 गैस है। अगर इसके लिए Kc का मान लिखें तो Kc इक्वल टू CaO इंटू CO2 अपॉन CaCO3। चूँकि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड ठोस हैं अतः CaCO3 तथा CO का मान स्थिर होगा। स्थिर का मतलब 1 से है यहाँ पे, मतलब 1 ही मान के चलते हैं। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो दोनों को हम यहाँ पे हटा देते हैं, इसलिए Kc क्या हो जाएगा इस समीकरण के लिए, Kc इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। अगर Kp निकालना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर। क्लियर, समझ में आ गया होगा ना। अगर सॉलिड होगा या लिक्विड अवस्था में कोई भी अभिकारक या उत्पाद है, अगर Kc का मान आप लिखते हो तो उसकी जगह पर 1 का यूज कर देंगे, मतलब उसको हटा देंगे। क्लियर। फिर अगला है हमारा एक, इसमें इसी पर एक क्वेश्चन है, लिखा है समीकरण निकिल सॉलिड 4CO गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो निकिल टेट्रा कार्बोनिल गैस के लिए साम्य स्थिरांक Kc इक्वल टू कितना हो जाएगा। ये मान लीजिए प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ऊपर है और CO नीचे, इसका मान हम लिख ही नहीं रहे इसलिए कि इसका 1 होता है। तो डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ उस अभिकारक या उत्पाद पर जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्लियर हो गया। इसी पर एक क्वेश्चन है जिस पर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। दिया हुआ है समीकरण, मान लीजिए ये दिया है Ag2O प्लस 2HNO3 एक्वस है, AgNO3 एक्वस प्लस H2O लिक्विड। अभी बताए हैं कि सॉलिड और लिक्विड में अगर कोई भी अभिकारक या उत्पाद होता है तो उसकी सांद्रता स्थिर होती है अर्थात 1 मान लेते हैं, लेकिन अगर एक्वस है, जलीय विलयन है, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। जैसे Kc, तो Kc इक्वल टू AgNO3 2, इसका स्टाइकोमेट्रिक गुणांक या मोलों की संख्या 2 है तो 2 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। H2O लिक्विड है तो इसको छोड़ देते हैं, फिर उसके इधर आ जाओ, नीचे क्या होगा, Ag2O सॉलिड है, इसको भी छोड़ेंगे, HNO3 ये एक्वस है तो इसलिए इसको लिख के इसका स्क्वायर करेंगे। तो इस समीकरण के लिए Kc का मान ये होगा। साम्यावस्था देखो अलग अलग है, यहाँ सॉलिड है
एक्वस सोल्यूशन है, फिर ये लिक्विड है, तो अलग अलग अवस्था में है, इसलिए क्या कहलाएगा, विषमांग साम्य अवस्था। अब यहाँ देखो अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन सॉलिड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करते हैं के लिए 1000 केल्विन पर Kp का मान 3 है। Kp का मान कितना दिया हुआ है, 3। यदि प्रारंभ में प्रारंभ में कार्बन डाइऑक्साइड का दाब 0.48 बार तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का दाब 0 हो तो तथा शुद्ध ग्रेफाइट उपस्थित हो, CS का मतलब ये ग्रेफाइट है, शुद्ध ग्रेफाइट उपस्थित हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साम्य पर आंशिक दाबों की गणना कीजिए। सब इस अभिक्रिया के लिए माना कार्बन डाइऑक्साइड दाब में कमी x है। कार्बन डाइऑक्साइड के दाब में कमी कितना है, x है। तो पहले रिएक्शन हम लिखेंगे CO2 + C2CO, ये हो गया स्पेशल। आरंभ में स्टार्टिंग में जब T = 0 है तो कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कितना दिया हुआ है, 0.48 बार। तो स्टार्टिंग में जब प्रोडक्ट बना ही नहीं है, सॉलिड को तो हम बिल्कुल निगलेक्ट ही कर देंगे, इसको इंक्लूड ही नहीं करना है, इसलिए कि ये शुद्ध अवस्था में और इसका सांद्रता या प्रेशर हमेशा क्या होता है, 1। तो CO कितना है स्टार्टिंग में, 0 है। साम्य पर हम माने वो कितनी कमी हो गई इसमें, x बार की, तो साम्य पर ये कितना हो जाएगा, 0.48 माइनस x बार। और ये जितना मोल होगा ना, जितना आपने कमी माना है उतना ही होता है x, और जितने मोलों की संख्या होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x। इसलिए कि 1 मोल से 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के दाब में x की कमी होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड के दाब में 2x की कमी होगी। ये जो 2 होता है इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब अगर साम्य अवस्था समीकरण लिखा जाए तो Kp = क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेशर है 2 है तो इसका स्क्वायर, अब बटा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर का स्क्वायर। तो Kp, तो CO का कितना है 2x, तो 2x का स्क्वायर, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है साम्य पर 0.48 माइनस x, तो इसका मान रख के स्क्वायर तो करेंगे नहीं, इसलिए कि कितना है इसका गुणांक 1 है, ये लिख देंगे। फिर उसके बाद Kp की वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 3। तो 3 को हम लिख सकते हैं ना 3/1, इसका 2x स्क्वायर अपन 0.48 माइनस x। अब मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में, इसका करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का करोगे इसमें तो 1.44, और 3 का करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक समीकरण बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1.44 = 0। तो एक सीधे धराचार्य सूत्र होता है, इसकी सहायता से हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है, मैथ में आप पढ़े होंगे। तो x = -3 b की जगह पर, ठीक है, प्लस माइनस √b², b का मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस 4ac, तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 4 ये a का मतलब 4 है, 80 का मतलब 1.44 × 2 × 4। तो कुल मिला के जब हम सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस माइनस 5.66/8 आएगा, जब प्लस चिन्ह लेने पर। तो प्लस चिन्ह जब लेंगे -3 प्लस 5.66/8, तो 2 मतलब सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा 0.33। तो साम्य पर PCO = 2x = 2 × 2.0.66 बार। अब P कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 0.33, तो माइनस को 0.15 बार। तो प्लस चिन्ह लेकर के हम कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस पर तो निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव हमको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इस हिसाब से 1-2 बार आप इस वीडियो को देख करके ध्यान से समझ के, एक न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी काफ़ी काम आने वाला है, इसलिए इसको 1-2 बार वीडियो को अच्छे से देख करके समझ लीजिएगा। अब जनरल अगली हेडिंग होगी हमारी साम्य अवस्था स्थिरांक के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। जो पहला लक्षण तो ये, साम्य अवस्था स्थिरांक व्यंजक तभी उपयोगी होगा जब अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता साम्य अवस्था पर क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। साम्य अवस्था स्थिरांक का मान अभिकारकों तथा उत्पादों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। साम्य अवस्था पर जो सांद्रता होती है उसी पर डिपेंड करता है। साम्य अवस्था स्थिरांक का मान ताप बदलने पर बदल जाएगा। विपरीत अभिक्रिया पर साम्य अवस्था स्थिरांक अग्र अभिक्रिया के साम्य अवस्था स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है। ये तो पढ़ चुके हो ना अभी, Kc निकाले थे फिर उल्टा निकाले थे, 1/Kc का मान आया था। जैसे मान लीजिए एक समीकरण ऐसे पढ़े थे, a + b, फिर मान लो ऐसे करके क्या बना रहा है c, या दूसरा क्या है c से a + b,
यही कर रहा है। अगर इसके लिए के सी मान है और इसके लिए के डैश सी है तो दोनों का संबंध क्या होता है, के सी इज इक्वल टू 1/के डैश सी। यही कार्य ये तो कर चुके हैं आप पहले। अब अगला है साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग क्या है। साम्यावस्था स्थिरांक के प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित। अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाना। सीमा का अनुमान का मतलब होता है अभिक्रिया, मान लीजिए हम कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं, मान लीजिए आ रहा है रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमारा मतलब कि मोटो मेन उद्देश्य यही होता है कि हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलें। ये बनेगा तभी हमारा उद्देश्य कंप्लीट होगा। हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट बनाए, तो इसके लिए अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जो उत्क्रमणीय है और साम्यावस्था वाला रिएक्शन है, तो उसमें क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा रिएक्शन हर हाल में किधर जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की ओर बढ़े। अगर उल्टा होने लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, फिर हमारे रिएक्शन कराने का कोई मतलब नहीं होगा। तो सीमा का अनुमान लगाना का मतलब ये है कि हमें साम्यावस्था स्थिरांक से ये पता चल जाता है कि अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी या विपरीत दिशा में। ठीक है, तो साम्यावस्था स्थिरांक के का उच्च मान उत्पादों की उच्च सांद्रता का द्योतक है, प्रतीक है, जबकि के का निम्न मान उत्पादों की निम्न सांद्रता को दर्शाता है। कहने का मतलब लिखा है कि यदि Kc इज ग्रेटर देन 10⁻³ हो, Kc का मान जब इससे ज़्यादा हो तो उत्पाद अभिकारक की तुलना में ज़्यादा बनेंगे। उत्पाद ज़्यादा बनेगा, जब उत्पाद ज़्यादा बनने का मतलब अभिक्रिया लगभग आगे की ओर बढ़ रही है। यदि के का मान काफ़ी अधिक है तो अभिक्रिया लगभग पूर्णता के निकट होगी। ठीक है, अगर Kc का मान 10⁻³ से कम है तो अभिकारक की तुलना में उत्पाद कम बनेंगे। यदि Kc का मान बहुत कम है तो अभिक्रिया दुर्लभ अवस्था में ही संपन्न होगी। कहने का मतलब अगर 10⁻³ से कम हो जाती है वैल्यू Kc की कभी भी, तो समझ लीजिएगा कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और उत्पाद कम बनेगा। अगर बहुत कम है तो रिएक्शन लगभग रेयर केस में संपन्न होने वाली है। अगला, यदि Kc 10⁻³ से 10⁻³ के परास में होता है, Kc का मान अगर इन दोनों वैल्यू के बीच में है तो उत्पाद तथा अभिकारक दोनों की सांद्रताएं संतोषजनक होंगी। मतलब कि रिएक्शन हम जो चाह रहे हैं उस टाइप का लगभग हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर अच्छे से हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बने मीडियम अवस्था में, तो समझ लेना हमको क्या करना चाहिए, Kc का मान कितना होना चाहिए, 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में, रेंज में। परास का मतलब रेंज होता है। जैसे एग्जाम्पल है 700 केल्विन पर हाइड्रोजन तथा आयोडीन से HI बनने पर Kc कितना है 57। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जनरल डाटा है, आप इसको पढ़ लेंगे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर N2O4 का NO2 में विघटन के लिए Kc का मान 4.64 × 10⁻³ है, जो न तो कम है और न ज़्यादा है। अतः साम्य मिश्रण में N2O4 तथा NO2 की सांद्रताएं क्या होंगी, संतोषजनक होंगी। इतना इससे क्या है, थोड़ा सा ये ज़्यादा है। 10⁻³ से जब अधिक होगा तो समझ लीजिए कि संतोषजनक है। दूसरा कंडीशन है अभिक्रिया की दिशा का बोध। अभिक्रिया की दिशा ज्ञात करने के लिए हम अभिक्रिया गुणांक, अभिक्रिया भागफल की गणना करते हैं। अभिक्रिया गुणांक या अभिक्रिया भागफल क्या होता है, अभिक्रिया में किसी भी समय उत्पादों की मोलर सांद्रताओं या आंशिक दाबों के गुणनफल। ध्यान से देखिएगा, अभिक्रिया में किसी भी समय उत्पादों की मोलर सांद्रताओं या आंशिक दाबों का गुणनफल तथा अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं या आंशिक दाबों के गुणनफल का अनुपात क्या कहलाता है, अभिक्रिया गुणांक। मेन जैसे आप Kc लिखते हो ना, सेम वही है, लेकिन यहाँ पे हम इसका नाम अभिक्रिया गुणांक क्यों देंगे, अभी हम क्लियर करते हैं इसको। जैसे निम्नलिखित अभिक्रिया है AA + BB CC + DD, सब गैसीय स्टेट में। इसके लिए QC वही होगा जैसे आप Kc लिख रहे थे, क्या C × D / A × B, मतलब C की सांद्रता उसका गुणांक है तो उसका पावर, फिर उसके बाद से D की सांद्रता, फिर उसका गुणांक D है तो D पावर हो जाएगा। A की सांद्रता पावर A, B की सांद्रता पावर B। अगर प्रेशर के रूप में ले रहे हो तो QP, KP नहीं, आप क्या लिख रहे हैं QP, PC⁻C, PD⁻D, PA⁻A, PB⁻P। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम अभिक्रिया गुणांक QP का यूज कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, रियल में जो मान ये लिखते हैं हम ना, QP का ही मान या QC का ही मान होता है। सामान्यतः अभिक्रिया भागफल को Q से तथा साम्य स्थिरांक को K से प्रदर्शित करते हैं। अभिक्रिया भागफल को किसके दिखाते हैं, Q से, और साम्य स्थिरांक जो आप लिखे उसको कैसे दिखाते हैं, K से या KC से। अभिक्रिया भागफल और साम्यावस्था स्थिरांक में संबंध क्या होता है, 3 कंडीशन हो सकता है इनके लिए। देखो नंबर 1, यदि QC = KC हो,
मतलब ये क्या क्या संबंधित किया जा सकता है, लेकिन QC तथा KC को निम्न प्रकार से संबंधित किया जा सकता है। यदि QC इक्वल टू KC, इस स्थिति में अभिकारकों और उत्पादों की मोलर सांद्रताओं या आंशिक दाबों के मान समान होते हैं तब अभिक्रिया साम्य अवस्था में रहती है। जब साम्य अवस्था पर QC का मान KC के इक्वल हो जाता है, इसलिए हम KC इक्वल टू भी वही लिखते हैं जो यहाँ पे हम QC लिखे हुए हैं या QP लिखे हुए हैं। क्लियर। फिर अब देखो यहाँ पे, यदि QC इज ग्रेटर देन KC, QC का मान KC से बड़ा हो गया, तब उत्पाद अभिकारकों की तुलना में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं तथा अभिक्रिया अग्र दिशा की तुलना में विपरीत दिशा में अधिक संपन्न होती है, अर्थात अभिक्रिया प्रत्येक दिशा में अग्रसित होगी। कहने का मतलब, अगर ये QC इज ग्रेटर देन KC है, तो ग्रेटर देन कब आएगा, जब नीचे वाले का मान क्या हो, कम हो, ऊपर वाले का ज़्यादा हो। तो प्रोडक्ट की सांद्रता अधिक हो गई और रिएक्टेंट की कम हो गई, तो अभिक्रिया उल्टा होने, सांद्रता जो होता है, अभिक्रिया की दर सांद्रता के समानुपाती होती है। तो जैसे जैसे सांद्रता इधर ज़्यादा है, प्रोडक्ट की सांद्रता ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तब क्रिया उल्टा होने लगेगा। मतलब अगर QC का मान KC से अधिक होगा तब क्रिया विपरीत दिशा में होगी। ठीक है। अगर QC इज लेस देन KC हो, तब उत्पाद अभिकारकों की तुलना में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिससे अभिक्रिया, उत्पाद जब कम होगा तो अभिक्रिया फॉरवर्ड जाएगी, मतलब अभिकारक ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की ओर होगा, इसलिए कि हमको कहाँ पहुँचना है, साम्य अवस्था। उत्पाद अभिकारकों की तुलना में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिससे अभिक्रिया अग्र दिशा में अधिक संपन्न होती है, अर्थात अभिक्रिया अग्र दिशा में अग्रसरित होती है। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद होना चाहिए। अगर QC का मान KC के इक्वल है तब क्रिया साम्य अवस्था में है, QC इज ग्रेटर देन KC है तब क्रिया विपरीत दिशा में होगी, और QC इज लेस देन KC है तब क्रिया अग्र दिशा में होगी। ये तीनों कंडीशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसी पर एक न्यूमेरिकल हम करते हैं कि 2A इक्वल टू B प्लस C, अभिक्रिया के KC का मान दिया है 2 × 10⁻³ है। दिए गए साम्य में अभिक्रिया के मिश्रण का संगठन A इक्वल टू B इक्वल टू C, मतलब तीनों की सांद्रता लगभग 3 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर है। अभिक्रिया कौन सी दिशा में अग्रसरित होगी। KC का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम QC कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए अगर QC लिखेंगे तो QC इज इक्वल टू A का स्क्वायर, मतलब 2 पावर है तो अपन B × C मान रखेंगे, 3 × 0.14 का स्क्वायर अपन 3 × 10⁻⁴ और 3 × 10⁻⁴ ये भी क्या है, 3 × 10⁻⁴ का स्क्वायर। तो लगभग दोनों इक्वल हो गया, 1 आ गया। तो 1 के केस में क्या हुआ, देखो अभी कितना दिया, 2 × 10⁻³ है, ये छोटा ही है 1 से, तो इसलिए QC इज ग्रेटर देन KC, अतः अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, विपरीत दिशा में अग्रसरित होगी या आगे बढ़ेगी। क्लियर। फिर उसके बाद हम साम्य सांद्रताओं की गणना पर पहुंचते हैं। एक और बस, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन देख लीजिएगा, काफ़ी दिनों के बाद टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए सोचें आज इसी को पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं। अब तीसरा उपयोग क्या है, साम्य सांद्रताओं की गणना करने में। ठीक है, 13.8 ग्राम N2O4 को 1 लीटर पात्र में रखा जाता है, तो इस प्रकार साम्य स्थापित होता है। N2O4 से क्या बन रहा है, 2NO2। यदि साम्य अवस्था पर कुल दाब 9.1 बार पाया गया तो KC KP तथा साम्य अवस्था में आंशिक दाब की गणना कीजिए। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। दिया है N2O4 का द्रव्यमान कितना दिया, 13.8 ग्राम। N2O4 का मोलर द्रव्यमान आप कैलकुलेट कर लोगे ना, अणु भार कितना हो जाएगा, 2 × 14, 4 × 16, 28 × 64, 28 + 64, सबका अलग अलग करके कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, 92 ग्राम। ठीक है। N2O4 का आयतन दिया हुआ 1 लीटर, बर्तन कितने का है, 1 लीटर पात्र का है। R का मान तो इतना होता है, आपको याद होना चाहिए, 0.083 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। T का मान दिया हुआ है यहाँ पे देखो 400 केल्विन पर, तो T का मान कितना है, 400 केल्विन। तो N2O4 के मोलों की संख्या तो क्या होता है, भार बटा अणु भार होता है ना, मोलर द्रव्यमान या द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना है, 13.8 ग्राम, अब मोलर द्रव्यमान कितना, 92। तो N का मान निकल गया। N2O4 के मोलों की संख्या कितनी होगी, 0.15। हम जानते हैं फार्मूला, ये पढ़े हो आप लोग, PV = nRT, ये पढ़ते हैं, मतलब गैसियस स्टेट जो पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे आदर्श गैस समीकरण होता है, PV = nRT। तो P × V का मान कितना है, 1 लीटर, N का मान कितना है, 0.15, R का मान अभी बताएं 0.083 और T का मान 400। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 4.98 बार, किसके लिए, N2O4 के लिए। ठीक है,
अब यहाँ से वही वाला समीकरण जो पिछली बार हम यूज किए थे अब लिखते हैं समीकरण के हिसाब से। N2O4 2NO2 ये रिएक्शन है, बताए थे प्रारंभ में। दाब कितना है 4.98 बार। इसको कितना मान लेते हैं हम, x मान लें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाले केस में माने थे। तो स्टार्टिंग में तो 0 होगा, ठीक है। उसके बाद हम समझ लो कितना दाब कम हो गया इसका, x बार कम हो गया, x बार कम हो जाएगा 4.98 माइनस x बार। तो बताओ 1 से 2 बन रहा है, इसलिए इसमें x की कमी हो रही है, तो इसमें कितना बनेगा ये 2x, ठीक है। तो साम्य अवस्था पर NO2 का दाब 2x है और N2O4 का दाब 4.98 माइनस x है। तो साम्य पर कुल दाब कितना हो जाएगा, तो कुल दाब कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो, PN2O4 प्लस PNO2। तो कुल दाब यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल का मान 9.15, ठीक है। तुम्हारा भी कुल दाब, दोनों कुल दाब क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। 4.98 माइनस एक्स प्लस 2x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.15, और ये दोनों जाओ तो सिर्फ x बचेगा और ये इधर चला जाएगा, मतलब 4.17 बार x का मान हो गया। तो x का मान हो गया तो साम्य अवस्था पर PN2O4 कितना है 4.98 माइनस x, तो x की वैल्यू यहाँ से रख दो, 4.98 माइनस 4.17 कितना आ जाएगा 0.81 बार। किसका मान हो गया, PN2O4 का, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है, 1-2 बार ध्यान से देखेंगे समझेंगे। तो साम्य अवस्था पर PN2O4 का निकल गया मान। PNO2 कितना है 2x है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आया है 4.17, कितना हो गया 8.34 बार। बाकी अब समीकरण आपको पता है, Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपन PN2O4। NO2 का मान कितना है 8.34 का स्क्वायर अपन 0.81, तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है, तो कुल मिला के ये आ जाएगा Kp का मान 85.87, ठीक है। ये आपका मान आ गया किसका, Kp का। अब यहाँ पे देखो हम जानते हैं फार्मूला Kp इक्वल टू KC RT टू दी पावर डेल्टा N होता है। तो डेल्टा N का मान, गैस प्रोडक्ट के मोलों की संख्या 2 है, रिएक्टेंट का 1 है, तो दोनों माइनस करो कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब डेल्टा N का मान 1 आ गया। Kp का मान कितना 85.87, KC इंटू R का मान कितना 0.083 इंटू 400, तो KC इंटू दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4×3=12, मतलब इतना आ जाएगा 33.200। KC का मान 85.88 और 33.22 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.586, या KC इक्वल टू 2.6, ठीक है। तो न्यूमेरिकल ये, बाकी एक और क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे अपने मन से, हम आंसर लिख दे रहे हैं, आप सॉल्व करके चेक करिएगा आ रहा है कि नहीं। यह है अभिक्रिया N2O4 2NO2 के साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। साम्य अवस्था पर N2O4 तथा NO2 के आंशिक दाब क्रमशः 0.80 तथा 0.50 वायुमंडल हैं। डायरेक्ट मान ही दे दिया है साम्य अवस्था पर दोनों का दाब, केवल आप वैल्यू पुट करके फार्मूला, मतलब कि फार्मूला Kp का लिख करके वैल्यू पुट करोगे, आंसर आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा सा आप मेहनत करके इसको नोट कर लेंगे और थोड़ा ध्यान से समझ के 1-2 बार देख लेंगे वीडियो को, और कन्फर्म है कि समझ में आ जाएगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर भी है और काफ़ी इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो आप अच्छे से इसका नोट्स बना लें, नोट्स बनाने के बाद और भी क्वेश्चन है और कराते, लेकिन अभी 1-2 करके आप देखें कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। काफ़ी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इसमें, और थोड़ा सा मतलब कि अगर आप इधर उधर ध्यान गया तो तुरंत क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा मेहनत करें और 2-3 न्यूमेरिकल है इस पर सॉल्व करें, और NCERT से भी क्वेश्चन देख के अगर इस पर कोई क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व करें, अगर समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बात करते हैं फिर उसके बाद आगे चलो, ठीक है। थैंक यू।